सही। तो अब हम बात करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बैकग्राउंड है वो कितना पुराना है या हो सकता है। एक फिल्म थी 1969 में, 2001 आई स्पेस ऑडिसी, फिक्शन मूवी थी उस टाइम पे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 50 साल पुरानी। उस टाइम पे फिक्शन मूवी थी। इसके अंदर एक कैरेक्टर इन्होंने दिखाया था, हॉल। ये हॉल जो था बेसिकली एक कंप्यूटर था, और एक स्पेसशिप का कंप्यूटर था, इंटेलिजेंट स्पेसशिप का कंप्यूटर था। उस हॉल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर उन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई थी कि हॉल कैन स्पीक इजीली विद द क्रू। जो जहाज का अमला है उससे आराम से बात कर सकता था हॉल। सी एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द क्रू। उनके इमोशंस को देख भी सकता था और समझ भी सकता था। नेविगेट द शिप ऑटोमेटिकली। शिप को अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। डायग्नोज ऑन बोर्ड प्रॉब्लम, जो भी मसाइल थे उनको खुद ही सॉल्व कर सकता था। मेक लाइफ एंड डेथ डिसीजन, मतलब आपकी जिंदगी और मौत के फैसले भी कर सकता था। डिस्प्ले इमोशंस, इमोशन भी दिखा सकता था। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 50 साल पुरानी। 1969 में एक मूवी आती है। उस मूवी के अंदर आप देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर ये सारे काम कर रहा है। 1969 में ये फिक्शन मूवी थी। क्या अगर अभी ऐसी कोई फिल्म बने जिसमें ये तमाम फीचर हो कंप्यूटर के अंदर, तो क्या हम कहेंगे ये फिक्शन मूवी है? डेफिनेटली नहीं। तकरीबन ये तमाम फीचर्स अचीव हो चुके हैं। तकरीबन ये तमाम फीचर्स क्या हैं, अचीव हो चुके हैं। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद क्या है, 50 साल पहले लोगों के दिमाग में ये बात थी कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, और 50 साल बाद, 40 साल बाद ये तमाम चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने आपसे कहा था बहुत सारी डेफिनेशन है। तो 4 स्कूल ऑफ थॉट्स तो मैंने आपको बताए थे, वो भी मैं आपसे जिक्र करता हूँ। देखें, अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस that can examine how can we achieve intelligent behavior through computation। हम कंप्यूटेशन के जरिए इंटेलिजेंट बिहेवियर कैसे अचीव कर सकते हैं। जिस फील्ड में ये काम किया जाता है वो कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक डेफिनेशन है। लेकिन डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं। ये देखें, एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन ये बहुत सारी डेफिनेशन है। इन तमाम डेफिनेशंस को जब हम क्लोज करते हैं किसी बॉक्स के अंदर, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये बनता है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो एक दफा दोबारा देख लीजिए इसे, एक दफा दोबारा देख लीजिए इसे। सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन। ऐसे सिस्टम बनाने जो इंसानों की तरह सोचे, ऐसे सिस्टम बनाने जो इंसानों की तरह एक्ट करें, ऐसे सिस्टम बनाने हैं जो इंसानों की तरह सोचें, ऐसे सिस्टम बनाने हैं जो इंसानों की तरह एक्ट करें। लेकिन हमें पता है कि इंसान कभी कभी गलती कर जाते हैं। तो फिर हमने ऐसे सिस्टम बनाने हैं जो रैशनल सोचें और रैशनल क्या करें, एक्ट करें। रैशनल का मतलब क्या होता है? एनीवन? रैशनल का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, रैशनल का मतलब क्या होता है? बस सही है, टू डू द राइट थिंग। ठीक है। रैशनल का मतलब है, उर्दू में कहते हैं माकूल। माकूल का मतलब होता है सही काम करना। और सही काम की डेफिनेशन क्या है? वो काम जिससे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रही होगी, मैक्सिमाइज हो रही होगी। सही काम की डेफिनेशन क्या है? कि वो काम जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही हो। एक काम करने में आपको 100 स्टेप करने पड़ते हैं। एक काम खत्म करने में आपको 100 स्टेप करने पड़ते हैं। जब आप पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपने सही काम किया या गलत काम किया है। तो बस आप ये देखते हैं कि जो आप स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं उससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही है, नहीं हो रही। आर यू गेटिंग मी? ये सारी चीजें मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट उस पर आ रहा हूँ। फिर हम चैप्टर 2 पे चलेंगे। देखें, वही वाली बात जो मैंने आपसे उस दिन कही थी बेटा, कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है। डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती हैं। ये देखें, ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हो सकती है कि किस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरह से आप मेमोराइज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, किस तरह से आप फजी क्वेश्चन के आंसर करते हैं, किस तरह से आप लर्निंग करते हैं, किस तरह से आप रिकग्नाइज करते हैं, किस तरह से आप अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से आप परसीव करते हैं। ये तमाम चीज़ें किसमें आ जाती हैं? आपकी इंटेलिजेंस के अंदर। बस हमारी कोशिश क्या है कि इंसान भी ये सारे काम कर रहा हो, सॉरी मशीन भी ये सारे काम कर रही हो। अच्छा, फिर अब ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा फाउंडेशन ऑफ एआई में। थ्योरेटिकल पार्ट है, पेपर में कुछ नहीं आएगा इसमें से, एज फार एज यू पीपल इज कंसर्न। बस आप एक दफा गो थ्रू कर लें कि फिलॉसफी
कभी इसमें जिक्र है क्यों ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझने के लिए फिलॉसफी समझनी जरूरी है। और हम क्या चाहते हैं, मशीन इंसानों की तरह काम करे। तो जब तक हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस समझ में नहीं आएगी तो हम लोग मशीन को कैसे समझा सकते हैं, इसलिए फिलॉसफी का भी जिक्र आ गया इसमें। मैथमेटिक्स तो आपको बताइए, उसके बगैर ये तमाम चीजें इनकम्प्लीट है। साइकोलॉजी की बात कर लें कि भाई इंसान किस तरह से किसी सिनेरियो में खड़े होकर सोचता है और फिर उस पर अमल करता है। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट हो गई। हमें मशीन बनानी है, मशीन के अंदर इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स डालनी है। तो जिस तरीके से इंसान तमाम चीज़ों को सोचता है, अमल करता है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, ऊप के कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, ये तमाम चीज़ों के कॉन्सेप्ट हैं। जब हम सर्चिंग करते हैं तो हमें नोट्स वगैरह के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। कंट्रोल थ्योरी है, किस तरह से आप लैंग्वेज पे, विजन पे और प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक, जब भी आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करेंगे, जब भी आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो लिंग्विस्टिक पे आपको आना पड़ेगा। जो भी आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए काम करेंगे वो लिंग्विस्टिक की फील्ड के अंदर आ जाता है। ये देखें, ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं, बस इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको देखें कि पीरियड इसके भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इस पे आ जाते हैं डायरेक्ट इस वाली स्लाइड पे और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं। देखें, बस ये एक मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो जरूर देखें। डीप ब्लू एक कंप्यूटर बनाया था आईबीएम ने 97 में, और उस कंप्यूटर ने उस वक्त के कंप्यूटर क्या था, गेम बनाया था चेस का। और वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को 1997 में डीप ब्लू ने हरा दिया था। आप ये सोचें कि आज से 22-23 साल पहले एक कंप्यूटर डिजाइन हुआ है कि जो कि उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज कर रहा है कि आओ मेरे साथ चेस खेलो। अच्छा, ये इसकी भी फेजेस है। ये जो गेम पूरा हुआ था इसकी बड़ी रिकॉर्डिंग वगैरह मौजूद है यूट्यूब पे। आप सिर्फ लिख के आपको बहुत सारे राउंड दिखेंगे, बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी। तो पहली दफा जब आईबीएम ने बनाया था ना, आईबीएम ने बनाया था तो ये हार गया था कंप्यूटर, वर्ल्ड चैंपियन ने उसको हरा दिया था। लेकिन फिर उसमें उनको लगा कि भाई इसमें नॉलेज की कुछ कमी है, इंटेलिजेंस इसको और देनी चाहिए, कुछ रूल इसको और सिखाने चाहिए। तो उन्होंने और वर्किंग की, और उसके बाद जब फाइनल राउंड हुआ तो डीप ब्लू वो गेम जीत गया। आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे मौजूद है। रिकमेंडेशन है मेरी, लाजमी देखिएगा, ठीक है। और मैंने ये कुछ लिंक्स आपके साथ शेयर किए हैं, जो एआई की कुछ वीडियोस हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस चैप्टर 1 में आपको यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। अच्छा जी, चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी बेस क्रिएट कर लेते हैं। देखें, चैप्टर 2 क्या है, और तमाम लोग गौर से सुनिएगा क्योंकि चैप्टर 2 अभी स्टार्ट हो रहा है। आपने कहा कि भाई एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल का मतलब है मशीन्स, और यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि मशीन से मुराद मैं वो लूंगा कि जिसमें मैं अपनी इंटेलिजेंस को इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मशीन का वर्ड यूज नहीं होता, यहाँ पर यूज होता है एजेंट का वर्ड। जिसमें आप एआई बिल्ड करेंगे वो वर्ड यूज होता है एजेंट का। तो चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट एजेंट्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि चैप्टर 2 में अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस कैसे इंजेक्ट करते हैं। अभी हम ये पढ़ेंगे सिर्फ कि एजेंट्स क्या होते हैं, जिन लोगों में, जिन सिस्टम में, जिन मशीन्स में हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनकी कैटेगरीज अलग अलग हैं, टाइप्स अलग अलग हैं। हम ये तमाम चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन इसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ये देखिएगा, अगर हम बात करें एजेंट की, तो एजेंट की ना एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। वो क्या है? एन एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन परसीविंग इट्स एनवायरमेंट थ्रू सेंसर। क्या कह रहे हैं कि एजेंट कोई भी चीज हो सकती है, उसमें प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो अपने एनवायरमेंट से परसीव करे सेंसर के जरिए। अपने एनवायरमेंट से परसीव करे किसके जरिए? सेंसर्स के जरिए। और एक्टिंग अपॉन दैट एनवायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। क्या मतलब है? कि एनवायरमेंट से परसीव करे सेंसर के जरिए,
परसीव का मतलब क्या है कि एनवायरमेंट से देखे चीजें, समझे जो भी है, और उसको परसीव कर ले कि भाई इस वक्त क्या सूरत हाल है। मतलब बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं इनपुट ले ले एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट से क्या ले ले? इनपुट ले ले। दैट कैन परसीव इट्स एनवायरमेंट वाया सेंसर एंड एक्टिंग अपॉन दैट एनवायरमेंट वाया एक्चुएटर्स। और फिर जब परसीव कर ले, समझ ले चीजों को, तो उस एनवायरमेंट पे अकॉर्डिंगली कोई एक्शन परफॉर्म कर दे एक्चुएटर्स के जरिए। मैं आपको इसकी एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको वापस लेके आता हूँ। ये देखिए, एजेंट कैन बी एनीथिंग। एनवायरमेंट से परसीव किया, किसके जरिए? सेंसर के जरिए। इन्होंने जो डायग्राम में बनाया हुआ है, ये रोबोट बनाया हुआ है। तो भाई रोबोट कैसे परसीव कर रहा है? ऐसे सेंसर्स जो उसको देखने का काम करते हैं, या टच करने का काम करते हैं, या फील करने का, उन तमाम चीजों के जरिए वो एनवायरमेंट से परसीव कर रहा है। जब परसीव कर लेगा, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ लर्निंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, रीजनिंग होगी। ये अभी फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे। ये चीज इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। एनवायरमेंट से परसीव करा, कुछ सोचा समझा, और एक्शन परफॉर्म करने के लिए आगे एक्शन परफॉर्म कर दिया। तो जिन चीजों से एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो एक्चुएटर्स हैं, और जिन चीजों के जरिए परसीव कर रहा है वो क्या है? सेंसर्स हैं। तो देखिए बहुत सारी एग्जाम्पल है। इंसान भी एक एजेंट है। इंसान भी एक एजेंट है। क्यों भाई? क्योंकि हम इन्वायरमेंट से परसीव करते हैं सेंसर के जरिए। किन चीजों से परसीव करते हैं हम लोग? सेंसेस के जरिए परसीव करते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हम किन चीजों के जरिए परसीव करते हैं? सेंसर्स के जरिए। जैसे आईज हैं, टच करके, फील करके, सही है, टेस्ट करके हम इन्वायरमेंट से परसीव करते हैं। फिर हमारे दिमाग में कोई काम होता है, और उसके बाद हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर देते हैं एक्चुएटर्स के जरिए। रिवॉर्ड भी एक एजेंट हो सकता है। सेंसर्स के जरिए वो परसीव करे, और मोटर्स और ज्वाइंट आर्म्स वगैरह के जरिए एक्शन परफॉर्म कर दें। ये देखें, कुछ एग्जाम्पल देखें। ह्यूमन एजेंट, आईज, एयर्स एंड अदर ऑर्गन्स फॉर सेंसर। अच्छा, इस स्लाइड में जरूरी नहीं है कि तमाम चीजें लिखी हुई हो, कि सेंसर सारे लिखे हुए हो, तो आप इसमें ऐड खुद भी कर सकते हैं। तो ह्यूमन एजेंट क्या है? किस चीज के जरिए सेंस कर रहा है भाई? आइस के जरिए कर रहा है, एयर्स के जरिए कर रहा है, एंड अदर ऑर्गन्स फॉर सेंसर। और जिन चीजों के जरिए एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? एक्चुएटर्स हैं। हैंड्स, लेग्स, माउथ एंड अदर बॉडी पार्ट्स फॉर एक्चुएटर्स। रोबोटिक एजेंट क्या है? कैमरे के जरिए, इंफ्रारेड रेंज फाइंडर्स के जरिए सेंसर जो भी चीज उसको इनपुट दे रही है, हर वो चीज जो आपके सिस्टम को इनपुट दे रही हो वो सेंसर में आ जाएगी। और हर वो चीज जिसके जरिए आप सिस्टम से आउटपुट दे रहे हो वो किस में आ जाएगी? एक्चुएटर्स में। ये डायग्राम देखें। ये दिस इज एजेंट। एजेंट परसीव कर रहा है एनवायरमेंट से सेंसर के जरिए। ये क्वेश्चन मार्क बार बार मैं दिखा रहा हूं आपको। एक्चुएटर के जरिए एक्शन परफॉर्म कर रहा है। दिस इज द जॉब ऑफ एआई। दिस इज द जॉब ऑफ एआई। भाई मैं क्लासरूम में गया और मैंने देखा कि तमाम लोग बैठे हुए हैं, और 8:40 हो रहे हैं, और ये टाइम हो रहा है, वो टाइम हो रहा है, तो मैंने परसीव किया। परसीव क्या किया? कि तमाम स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 8:40 हो रहा है, रूम नंबर ये वाला है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है? ये मैंने दिमाग में सोचा, यार ये तो मेरी एआई की क्लास है, मुझे एआई पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये सब कुछ जो मैंने सोचा, उसके बाद मैंने एआई पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो सोचने का काम है ना, ये एआई का है। क्या एक्शन पर, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये बीच में जो काम हो रहा है ये कौन करेगा? एआई करेगा। इस चैप्टर में हम लोग ये नहीं पढ़ रहे। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम क्या पढ़ रहे हैं? एनवायरमेंट क्या होता है, एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स की कितनी कैटेगरीज हैं, एजेंट्स के लिए किन बेसिक चीजों की जरूरत है। पॉइंट क्लियर हो रहा है ये सबको? बाकी सब ठीक है। तो चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? इट्स ऑल अबाउट एजेंट्स, एजेंट से रिलेटेड एनवायरमेंट, उसके मॉडल्स। तो ये तमाम चीजें हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, फिर हर जगह पे कुछ कोर्स रिलेटेड टर्म्स भी होती हैं। तो यहाँ एक टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, परसिप्ट। परसिप्ट का मतलब क्या है? एजेंट्स परसेप्चुअल इनपुट एट एनी गिवन स्टैंड। मतलब एजेंट खड़ा हुआ है, और आप पहले ना एक एग्जाम्पल समझ लें। वैक्यूम क्लीनर की एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखें। वैक्यूम क्लीनर की एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखें तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। वैक्यूम क्लीनर का काम क्या है? कि वो जिस जगह पे खड़ा हुआ है, वो जिस जगह पे खड़ा हुआ है वहां सेंस करे कि वहां डर्ट है या नहीं है।
वैक्यूम क्लीनर हमने एक ऐसा बनाया है कि जो कि सेंस करता है कि वहां पर डर्ट है या नहीं है, और मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। जगह भी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, तो लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि वहां का स्टेटस क्या है। तो परसिव्ड क्या कहलाएगा इस केस में? एजेंट परसेप्चुअल इनपुट एट एनी गिवन इंस्टेंट। इसका मतलब क्या है? वैक्यूम क्लीनर किसी रैंडम जगह पे खड़ा हुआ है, वहां उसने परसीव किया कि भाई यहाँ डर्ट है और मैं पोजीशन इस पर हूं, तो ये कहलाएगा इस वक्त का परसिव्ड। परसिव्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल सिंगल गिवन इंस्टेंट पे जो भी परसेप्शन आ रही है, परसेप्चुअल इनपुट आ रहा है, वो क्या? क्लियर हो गई? देखें, परसिप्ट का मतलब क्या है? जो रन टाइम पे आपको सिंगल इनपुट मिल रहा हो ना, वो कहलाता है परसिप्ट। वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। वैक्यूम क्लीनर ने जिस जगह पे खड़ा हुआ है, उस जगह पे सेंस करके पता कर लिया कि भाई यहाँ डर्ट है या नहीं है। उसको पता चला डर्ट है या नहीं है, जो भी इनपुट उसको रन टाइम पे मिला, ये कहलाएगा परसिप्ट। सिंगल गिवन इंस्टेंट पे जो भी चीज मिलेगी वो क्या कहलाएगी? परसिप्ट। गिवन इंस्टेंट पे जो भी चीज मिलेगी वो क्या कहलाएगी? परसिप्ट कहलाएगी। परसिप्ट सीक्वेंस क्या कहलाएगा बेटा? परसिप्ट सीक्वेंस कहलाएगा कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग दैट द एजेंट हैज एवर परसीव्ड। कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग दैट द एजेंट हैज एवर परसीव्ड। इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने आज आपका क्विज ले लिया, क्विज ले लिया मैंने, ये कहलाएगा परसिप्ट, क्योंकि मैंने रन टाइम पे क्या इनपुट लिया? क्विज इनपुट लिया है। लेकिन इससे पहले आपने और क्विज भी दिए हुए, असाइनमेंट भी दिए हुए, मिड टर्म भी दिया हुआ, वॉट एवर, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? परसिप्ट सीक्वेंस कहलाएगा। आर यू गेटिंग मी? क्लियर हो गई ये बात? परसिप्ट क्या है? रन टाइम पे सिंगल इनपुट। परसिप्ट सीक्वेंस क्या है? अब तक का तमाम हिस्ट्री जो जो उसने परसीव किया है। अच्छा, फिर क्या होता है कि भाई एजेंट जब परसीव कर रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एक्शन भी परफॉर्म करेगा। जाहिर सी बात है, कोई चीज अगर वो परसीव कर रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसको एक्शन भी परफॉर्म करना चाहिए। ऐसा ही है ना? तो बस एजेंट बिहेवियर इज मैथमेटिकली डिस्क्राइब बाय एजेंट फंक्शन। पर एजेंट जो परसीव कर रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को एक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसका बिहेवियर मैथमेटिकली कौन डिस्क्राइब करेगा? एजेंट फंक्शन डिस्क्राइब करेगा। और एजेंट फंक्शन किसके अंदर आ जाएगा? एजेंट प्रोग्राम के अंदर। एजेंट फंक्शन का मतलब क्या है? उसने सेंस किया यहाँ पर डर्ट पड़ी हुई है, तो एजेंट फंक्शन क्या कहेगा? भाई क्लीन कर दो। ये एजेंट फंक्शन है, क्लीन कर दो। वो कहेगा भाई यहाँ डर्ट नहीं पड़ी हुई, तो बोलेगा लाइट पे चले जाओ, लेफ्ट पे चले जाओ। तो ये एजेंट फंक्शन है कि भाई एक्शन परफॉर्म किया और उसके सेंस किया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कर दिया? एक्शन परफॉर्म कर दिया। ये एजेंट फंक्शन किसके अंदर आ जाएगा? एजेंट प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा, जो कि रियल इंप्लीमेंटेशन होगी। मतलब एजेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है? उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होंगे, सिर्फ एक नहीं होगा। ये देखिएगा, हमने एक एग्जाम्पल सपोज की हुई है। सपोज करें हमारा वैक्यूम क्लीनर पूरे रूम के लिए काम नहीं कर रहा, सिर्फ 2 ब्लॉक्स के लिए काम कर रहा है। हमारा वैक्यूम क्लीनर पूरे रूम के लिए काम नहीं कर रहा, सिर्फ 2 ब्लॉक्स के लिए कर रहा है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। तो अगर हम बात करें भाई इसमें परसेप्शन क्या क्या हो सकती है, तो परसेप्शन तो बेटा 2 तरह की हो सकती, 4 तरह की हो सकती है। मतलब अगर हम परसेप्शन की बात करें, सेंस कर ले कि क्लीन है या डर्टी है, और ये सेंस कर ले कि मैं किस पोजीशन पे खड़ा हूँ। सेंस कर ले कि क्लीन है या डर्टी है, और ये सेंस कर ले कि मैं किस पोजीशन पे खड़ा हूँ। बस खत्म हो गई बात। और एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं भाई? अगर क्लीन है, डर्टी है, मतलब एक्शंस की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे कि किस पे क्या एक्शन होना चाहिए। साफ करने का एक्शन होना चाहिए, कुछ ना करने का एक्शन होना चाहिए, लेफ्ट पे जाने का एक्शन होना चाहिए, राइट पे जाने का एक्शन होना चाहिए, बस सिंपल सी बात। सही है? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये देखें। अगर हम वैक्यूम क्लीनर की बात करें, अगर हम वैक्यूम क्लीनर की बात करें तो वैक्यूम क्लीनर के लिए अगर हम एक मॉडल बनाने की कोशिश करें छोटा सा, कि भाई अगर लोकेशन ए पे खड़ा हूं और उस जगह पे क्लीन है,
लोकेशन ए पे खड़ा हूँ और उस जगह पे क्लीन है, अगर फर्ज करें क्लीन है, तो मैं कहाँ चले जाऊँ, लेफ्ट राइट पे चले जाऊँ। अगर लोकेशन ए पे खड़ा हूँ डर्टी है, तो मैं कहाँ चले जाऊँ, सक ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं। अगर लोकेशन बी पे खड़ा हूँ क्लीन है, लेफ्ट कर दूं। अगर लोकेशन बी पे खड़ा हूँ डर्टी है, तो ये कर दूं। एंड परसिप्ट सीक्वेंस, पहले लोकेशन ए पे था क्लीन था, अब दोबारा लोकेशन ए पे आ गया क्लीन है, तो साफ कर दो, राइट पे चले जाओ, लेफ्ट पे चले जाओ। तो ये परसिप्ट सीक्वेंस सबसे आसान चीज क्या है, सबसे आसान चीज ये हो सकती है कि जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक्शन परफॉर्म कर दें। जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या कर दें, एक्शन परफॉर्म कर दें। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जितने भी मैं परसेप्शन करता हूं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी इस केस में, ये देख रहे हैं, एक टेबल बना दूं मैं, और उस टेबल में मैं जितने भी परसेप्ट सीक्वेंस आ सकते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन लिखता रहूं, तो ये टेबल तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये टेबल तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि आप क्या करें कि हर परसिप्ट सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक्शन लिखते रहें, तो परसिप्ट सीक्वेंस तो मेरे पास अनलिमिटेड होंगे, और मैं तो ये चाहता ही नहीं हूं। ये कहलाते हैं टेबल ड्रिवन मेथड। टेबल ड्राइवन मेथड, ड्रिवन मेथड के इसके जरिए आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल क्यों नहीं है, इसकी मिसाल ये देखिएगा। जब आप अपने कैलकुलेटर में लिखते हैं साइन 30, आंसर आ जाता है। जब आप लिखते हैं साइन 30.1, तब भी आंसर आ जाता है। जब आप लिखते हैं साइन 30.2, तब भी आंसर आ जाता है। जब आप लिखते हैं साइन 30.0001, तब भी आंसर आ जाता है। तो क्या हमारे कैलकुलेटर के अंदर कोई टेबल बना हुआ है, हर नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखी हुई है, सेव हुई हुई, कि यहाँ लिखा हुआ साइन 30 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग या नंबर लिखा हो, यहाँ साइन 30.1 लिखा हो, ऐसा हुआ है कैलकुलेटर के अंदर, या कुछ और होता है काम। कैलकुलेटर के अंदर जब हम साइन कॉस या कोई भी चीज निकालते हैं, तो क्या वो उन्होंने टेबल बनाया हुआ होता है, हर एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू लिखी हुई होती है, या कुछ और काम हो रहा होता है। तो कैसे करते होंगे, अगर वो कैलकुलेट करते हैं तो हम भी कर लेंगे फिर। हम भी ये कुछ ऐसा करें ना कि हम भी अगर कोई ऐसा प्रोग्राम लिख दें छोटा सा, कि जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग परसिप्ट सीक्वेंस के हिसाब से काम ना कर रहा हो, एक छोटा सा प्रोग्राम काम कर रहा हो। तो देखें, ये जो साइन वाली बात मैंने आपसे शुरू की है, इसका तो मैं जवाब दे देता हूँ आपको, कि देखें, ये टेबल नहीं बने हुए होते बेसिकली। मैक्लॉरिन सीरीज जो आपने पढ़ी थी, या टेलर सीरीज, उसके हिसाब से काम हो रहा होता। 5 लाइनों का प्रोग्राम लिख दो बस। मैक्लॉरिन सीरीज या टेलर सीरीज जो होती है, उसके हिसाब से ये साइन कॉस वगैरह कैलकुलेट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हम भी कोई एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दें जो इसको रिप्लेस कर सके। ये देखें, हमने कहा इफ स्टेटस इज इक्वल टू डर्टी, देन रिटर्न सक। if else if location a is equals to, then right, and if location b, then return left। फंक्शन को इनपुट क्या चाहिए, लोकेशन और स्टेटस चाहिए। फंक्शन को इनपुट क्या चाहिए, लोकेशन और स्टेटस चाहिए। लेकिन अगर मैं ये प्रोग्राम लिख दूं अपने सिस्टम के अंदर, अगर ये प्रोग्राम लिख दूं मैं अपने सिस्टम के अंदर, तो होगा क्या, होगा ये कि अगर वो एक दफा इस जगह पे खड़ा हुआ है, उसने देखा ये डर्टी है, उसको क्लीन कर दिया, फिर ए पे खड़ा हुआ है तो कहाँ चलेगा, बी पे, बी को देखा डर्टी है तो क्लीन कर दिया। अब वो बैक एंड फोर्थ लूप में घूमता रहेगा। ए साफ होगा तो बी पे चले जाएगा, बी साफ है तो ए पे, ए साफ होगा तो बी पे, बी साफ होगा तो ए। ये देखिएगा, और डेफिनेटली हम ये भी नहीं चाहते। सही है। तो इन तमाम चीजों से हम एक्शन परफॉर्म देखें। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये ऑलरेडी साफ है, तो मैं इधर आ गया, ये भी ऑलरेडी साफ है, तो प्रोग्राम में कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये रुक जाए। लेकिन अगर हम ये प्रोग्राम भी लिखें तो ये भी एआई है, लेकिन ये एआई का वो लेवल है जो कि बहुत ही सिंपल है, सिंपल कहलाएगा, ये बहुत ही सिंपल। तो अब हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा रैशनल एजेंट की तरफ। किसकी तरफ जाना पड़ेगा, रैशनल एजेंट। रैशनल एजेंट क्या होंगे, जो कि सही काम करते होंगे, हर वो एक्शन परफॉर्म करेंगे जिनसे उनकी परफॉर्मेंस क्या हो रही होगी, मैक्सिमाइज हो रही होगी।
ओके, जब भी आपको एजेंट डिजाइन करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस मेजर के लिए यहाँ पे कोई ना कोई चीज देखनी पड़ती है, और डिपेंड करता है परफॉर्मेंस मेजर, एजेंट टू एजेंट वेरी कर रही होती है चीजें, एजेंट टू एजेंट क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। तो एजेंट के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि भाई इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। तो बस आपके दिमाग में ये चार चीजें होनी चाहिए। चार चीजें कौन कौन सी हैं? परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरमेंट, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स। आपको एजेंट डिजाइन करने बैठे तो आपको पहले पता होना चाहिए भाई ये मैं एजेंट डिजाइन क्यों कर रहा हूँ, इसकी परफॉर्मेंस मेजर क्या होगी, ये किस एनवायरमेंट में काम करेगा, इसके एक्चुएटर्स क्या क्या होंगे, इसके सेंसर्स क्या क्या होंगे। ठीक है ना? तो रैशनैलिटी जो है वो किसी भी एजेंट की इन चार चीजों पर डिपेंड करती है। सही है? अभी मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ये देखें। मैं आपको पहले एग्जाम्पल दिखा देता हूँ फिर वापस आते हैं इस पर। ये देखें, फर्ज करें हम एक ऑटोनोमस टैक्सी बना रहे हैं। फर्ज करें हम एक ऑटोनोमस टैक्सी बना रहे हैं, तो ऑटोनोमस टैक्सी ड्राइवर के लिए परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा? भाई सेफ होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कंफर्टेबल ट्रिप होना चाहिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, ट्रैफिक रूल्स को ना तोड़े, ये तमाम चीजें क्या है उसकी परफॉर्मेंस मेजर है। एनवायरमेंट क्या होगा? रोड्स होंगे, अदर ट्रैफिक होंगे, पेडिस्ट्रियंस होंगे, कस्टमर्स होंगे, और भी चीजें आ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि जो चीजें लिखी हुई है इसके अलावा कुछ ना हो। एक्चुएटर्स क्या होंगे? ये जिनके जरिए वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है? इन्होंने लिखा हुआ है स्टीयरिंग, एक्सीलेटर, ब्रेक, सिग्नल हॉर्न, डिस्प्ले एंड व्हाटएवर। और इसी तरीके से सेंसर्स क्या क्या है जिसके जरिए वो एनवायरमेंट से इनपुट ले रहा है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि सिर्फ जो स्लाइड में लिखा हुआ है वही परफॉर्मेंस में है। आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस में सेफ नहीं आना चाहिए, सेफ हटा दें, ऑल्दो के लगेगा नहीं, लेकिन आप आपको पता होगा कि आपके एजेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आप उससे क्या क्या चाहते हैं। आपको पता होगा कि आपके एजेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आप उससे क्या क्या चाहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना? तो एजेंट जब आप डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एजेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर किसी ने आपको एजेंट डिजाइन करने को दिया है तो उससे पूछिए, अदरवाइज पहले आप खुद बैठ के ये चार चीजें लिखिए। जब तक आप ये चार चीजें डिफाइन नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा आपका एजेंट क्या करना चाहता है और क्या कर सकता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल मैंने दी हुई है यहाँ पर स्लाइड में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट पिकिंग रिपोर्ट, पार्ट पिकिंग रिपोर्ट, ये पार्ट पिकिंग रिपोर्ट क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि आप ये सोचिए कि डिफरेंट चीजें डिफरेंट बॉक्सेस में डालनी है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो डिफरेंट चीजें मैन्युफैक्चर करती है। फर्ज करें गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है, और वो जब बन के आ जाते हैं तो उनको बॉक्सेस में पैक करना है। एक कन्वेयर बेल्ट रखी हुई है, एक कन्वेयर बेल्ट है सिस्टम। कन्वेयर बेल्ट पता है आप सबको, ठीक है? कन्वेयर बेल्ट पे आप उस पार्ट को रख देते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है सारा काम। कन्वेयर बेल्ट पे वो पार्ट तकरीबन 10 मीटर तक ट्रेवल करता है। 10 मीटर की एक कन्वेयर बेल्ट है, उस पर वो पार्ट ट्रेवल करना शुरू करता है। उस 10 मीटर के रास्ते में डिफरेंट सेंसर लगे हुए इनपुट देने के लिए। मतलब जब वो पार्ट ट्रेवल कर रहा होता है तो सबसे पहले एक सेंसर लगा हुआ है जो कि वेट का सेंसर है, एक और सेंसर लगा हुआ है जो कि कलर सेंसर है, मतलब तमाम सेंसर है। हमारा काम ना अभी यहाँ पर फिलहाल ये नहीं है कि सर उसको पता कैसे चलेगा इसका कलर क्या है। हम लोग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, अभी हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग नहीं पढ़ रहे। तो ये तमाम काम हो जाएंगे, आपको जो इनपुट चाहिए आप ये बिलीव करें कि वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जब उस कन्वेयर बेल्ट पे वो पार्ट ट्रेवल कर रहा होगा तो फर्ज करें 6-7 तरह के सेंसर लगे हुए हैं जो 6-7 तरह की चीजें उसको सेंस करके देते होंगे। जैसे ही वो बिल्कुल आखिर में पहुंचता है, उन 6-7 चीजों सेंसर्स के जरिए आपका सिस्टम कोई डिसीजन लेता है कि भाई ये वाला जो पार्ट अभी गुजरा है ये पार्ट इस बॉक्स में जाना चाहिए, ये पार्ट दूसरे बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। फर्ज करें 3 तरह की चीजें आपके पास, तो बॉक्स ए, बॉक्स बी और बॉक्स सी रखा हुआ है, तो डिसीजन लिया गया कि भाई ये बॉक्स बी में जाना चाहिए। फिर दूसरा पार्ट आपने रखा वो उसको भी इसी तरीके, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से काम हो रहा है। तो इसकी परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा? डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस मेजर में एक ही चीज आएगी कि परसेंटेज ऑफ पार्ट्स इन करेक्ट बिट्स। इसकी परफॉर्मेंस ये थोड़ी होगी कि एक जगह पे दूसरी जगह सही से पहुंच जाए। इसकी परफॉर्मेंस ये होगी सिस्टम की कि ये पार्ट्स को सही रिकॉग्नाइज कर रहा है नहीं कर रहा।
इज इट क्लियर? इसका एनवायरनमेंट क्या होगा? कन्वेयर बेल्ट विद पार्ट्स, और भी चीजें आ सकती हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट के अंदर और भी चीजें आ सकती हैं, एक्चुएटर्स के अंदर और भी चीजें आ सकती हैं, सेंसर्स के अंदर भी और चीजें हम ये डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ लिमिटेड चीजें लिख रहे हैं। एक्चुएटर्स में क्या आएंगे? ज्वाइंटेड आर्म्स, जिसके जरिए वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में डाल रहा होगा। सेंसर्स में क्या आएंगे? कैमराज हैं, ज्वाइंट एंगल सेंसर्स हैं, जो भी सेंसर आपको जरूरी है वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर दें। तो पार्ट पिकिंग रिपोर्ट की एप्लीकेशन समझ में आ गई आपको? कोई सा भी सिस्टम इस पर डिजाइन हो सकता है। इंटरेक्टिव इंग्लिश ट्यूटर, इंटरेक्टिव इंग्लिश ट्यूटर में क्या है? परफॉर्मेंस मेजर, मैक्सिमाइज स्टूडेंट स्कोर ऑन टेस्ट। अभी इंटरेक्टिव इंग्लिश ट्यूटर दो तरीके का हो सकता है। ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, सिस्टम है इंग्लिश, इंग्लिश सिखाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी भाई? कि स्टूडेंट फाइनल एग्जाम दें तो उनके नंबर अच्छे आए, क्योंकि उसका काम है इंग्लिश सिखाना, और इंग्लिश सिखाने का पता कैसे चलेगा? जब तक टेस्ट नहीं होगा, और टेस्ट होगा तो उसमें नंबर अच्छे आने चाहिए। एनवायरमेंट में क्या हो सकता है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक्चुएटर्स में क्या क्या हो सकता है? डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन, ठीक है, एक्सरसाइज हो सकती हैं, सजेशन होती हैं, करेक्शन हो सकती हैं। सेंसर, जिसके जरिए वो इनपुट लेगा। अब यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि सर सिर्फ कीबोर्ड क्यों लिखा हुआ है? तो हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट टाइप करके आंसर करेगा। अगर आप बोलें सर माइक भी इस पर इंक्लूड कर सकते हैं, आप कैमरा भी इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट वीडियो कॉल के जरिए आंसर कर सके। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन डिजाइन करने से पहले एजेंट का पीस निकालना जरूरी, PEAS, परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरमेंट, एक्चुएटर्स, सेंसर्स। ये देखें एक और एग्जांपल, इसकी हेडिंग नहीं लिखी हुई यहाँ पर, ये है डिजीज क्लासिफिकेशन की, डॉक्टर की एग्जांपल है ये, कि डिजीज को सही क्लासिफाई करता है नहीं करता। तो परफॉर्मेंस मेजर क्या होगी? कि भाई पेशेंट हेल्थी हो, मिनिमाइज कॉस्ट हो रही हो, लॉ सूट्स हो, ठीक है। एनवायरमेंट क्या होगा? पेशेंट है, हॉस्पिटल है, स्टाफ है, एंड जिस तरीके से इनपुट ले रहा है और आउटपुट ले रहा है, ठीक है। अब वापस चलते हैं, तो इसकी बहुत सारी आप एग्जाम्पल हो सकती हैं। अब अगर आपके हिसाब से बात करें तो परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरमेंट, एक्चुएटर, सेंसर आपसे पूछ लिए जाए तो ये आप खुद भी बता सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बताएंगे। अच्छा, वापस आ रहा हूँ मैं उसी स्लाइड पे, ठीक है। तो अब कुछ एजेंट की टाइप्स पढ़ लेते हैं। एक कहलाता है ओमनी साइंड एजेंट। तो आप मुझे बताइए जरा पढ़ के कि आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ओमनी साइंड एजेंट क्या होता है? नोज द एक्चुअल आउटकम ऑफ इट्स एक्शन इन एडवांस। कह रहे हैं कि उसको अपना एक्शंस का एक्चुअल आउटकम पहले से पता होता है, ये कहलाते हैं ओमनी साइंड। लेकिन बात यह है कि कोई इसके अलावा आउटपुट नहीं आएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो ये आउटपुट आना चाहिए, उसके अलावा कुछ आउटपुट नहीं आना चाहिए। लेकिन ये नीचे क्या कह रहे हैं? हाउएवर इम्पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड। कह रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में ओमनीसाइंड एजेंट पॉसिबल नहीं है। दोबारा आपको एग्जांपल देता हूं, फिर आप मुझे समझाइएगा। ये कह रहे हैं कि आपका ओमनीसाइंड एजेंट वो एजेंट होता है कि दैट नोज द एक्चुअल आउटकम ऑफ इट्स एक्शन एडवांस। एडवांस में उसको अपने आउटकम का एक्शन पहले से पता हो, एक्शन का आउटकम पहले से पता होता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो ये ही आउटपुट आएगा, इसके अलावा कुछ और आउटपुट नहीं आएगा। ऐसा एजेंट अगर है तो वो कहलाएगा ओमनीसाइंड। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है थर्ड बुलेट में? कि इम्पॉसिबल है रियल वर्ल्ड में। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि फर्ज करें आपने एक ऑटोनोमस टैक्सी बनाई है जो कि स्ट्रीट को क्रॉस कर रही है, या छोड़ें ऑटोनोमस टैक्सी को, एक एजेंट है जो एक जगह पे दूसरी जगह जा रहा है वॉक करके, और वो रोड क्रॉस कर रहा है। वो रोड, अब उस एजेंट की परफॉर्मेंस क्या है? कि भाई वो रोड क्रॉस कर दे सही से। अब अगर वो रैशनल होगा तो क्या करेगा? देखें, वो राइट पे देखेगा, वो लेफ्ट पे देखेगा, वो आगे देखेगा, पीछे देखेगा, ऊपर देखेगा, और रोड क्रॉस करना शुरू कर देगा। ऐसा ही है। लेकिन अचानक से कोई 40-50 हज़ार फीट की बुलंदी से उसके सर पे कोई चीज आगे गिर जाए, जहाज के ऊपर से कोई जहाज में से कोई चीज गिर जाए और उसके सर पे आगे गिर जाए, उसने तो वही काम किया, उसको तो पता था अपने एक्शन का आउटकम। उसने कहा अगर मैं ये एक्शन परफॉर्म करूंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन अचानक से कोई फ्रॉम नोवेयर कोई चीज उसके सर पे आगे गिर गई, कोई 40-50 हज़ार फीट की बुलंदी से सर पे आगे गिर गई, तो आपके ख्याल में
आपके ख्याल में क्या ओमनी साइंड एजेंट पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं है। आप रूम साफ कर रहे हैं, आपके वैक्यूम क्लीनर ने सोचा कि भाई अगर मैं यहाँ क्लीन का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो ये रूम साफ हो जाएगा। जैसे ही उसने क्लीन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, किसी ने अलग से लाके कचरा फेंक दिया, या कोई और सूरत हाल हो गई। तो कोई भी एक्चुअल आउटकम अपने एक्शन का नहीं बता सकता, पॉसिबल ही नहीं है रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। आप लिमिटेशन लगा दें, आप रूम के अंदर सबको मना कर दें, आप 100% लाइट की अवेलेबिलिटी रखें, आप हर चीज को एक्यूरेट रखें, तब आप कह सकते हैं, अदरवाइज रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो रही है ये बात? अब मुझे बताइए, जो हमने स्ट्रीट क्रॉस करने वाली एग्जाम्पल ली थी, तो स्ट्रीट क्रॉस कर रहा है वो, उसने तो भाई अपना एक्शन वही परफॉर्म किया। देखिए रैशनल एजेंट क्या होता है? रैशनल एजेंट वो होता है ना जो वो काम करे जिससे उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही हो, मैक्सिमाइज हो रही हो। तो ये जो आपका रूट क्रॉस करने वाला एजेंट था, इसने क्या किया? इसने इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, और उसने देखा भाई कि मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ, अचानक से सर पे कोई चीज आगे गिर गई, तो क्या ये एजेंट इरेशनल कहलाएगा? सही है। हम वन टाइम टेस्ट की बात कर रहे हैं या हमेशा की? नहीं, मैं सवाल नहीं समझा आपका बेटा। जैसे सर, अगर वो रोड क्रॉस कर रहे और उसने 10 बार रोड क्रॉस की और ऐसा कुछ उसके साथ हुआ नहीं, तो वो उन 10 दफा ओमनीसाइंड था, और जब आखिरी नहीं में नहीं जब नहीं उसके नहीं साथ। नहीं नहीं, आप पॉइंट समझने की कोशिश करें। कोई भी एजेंट दुनिया में ओमनी साइंड नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है कि आपको अब हर दफा देखें, मैं अपनी बात कर लेता हूँ ना यार। मैं एआई का पेपर दे रहा हूँ, आपको लगता है कि हर दफा मेरे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे? कभी आ गए, कभी नहीं आए, लेकिन हमेशा आने चाहिए, क्योंकि मुझे तो सब कुछ आता है। मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो अपने एक्शंस का आउटकम पहले से पता है कि मैं ये पेपर में सॉल्व करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कोई गलती हो जाए। इसी तरीके से ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी एक्शन परफॉर्म करें तो आंसर आ जाए तो उस वक्त वो ओमनीसाइंड होगा। एक पूरे सिनेरियो की बात करें ना, उसका काम है रोड क्रॉस करना। आज उसने रोड क्रॉस कर लिया तो आज वो ओमनीसाइंड नहीं है। आज नहीं है वो ओमनीसाइंड। हमेशा वो ये रोड क्रॉस करे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्रॉम नोवियर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए जो कि सिस्टम में नहीं थी। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ वैक्यूम क्लीनर की। आपने वैक्यूम क्लीनर से रूम साफ किया, आपके एजेंट को ये पता था कि अगर मैं क्लीन का ऑपरेशन करूंगा तो ये ब्लॉक साफ हो जाएगा। जैसे उसने ब्लॉक साफ किया, अचानक से वहां किसी और ने कचरा फेंक दिया। उसके ब्लॉक साफ करने के बाद वहां कचरा आ गया, उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज नहीं हुई। हालांकि उसने क्या सोचा था? उसने ये सोचा था कि जैसे ही मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा, ये जगह क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। मुझे तो अपना आउटकम पहले से पता है, लेकिन किसी ने आके वहां पर एक्स्ट्रा काम कर दिया। तो इसका मतलब है कोई भी चीज दुनिया में ओमनी साइंड मौजूद नहीं है। और जो हम ये बात कर रहे हैं, क्या ये चीज इरेशनल हो गई? डेफिनेटली इरेशनल नहीं होगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उसने बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस इट इज रैशनल। उसने उस सिनेरियो में वो काम किया जिससे उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही थी। भाई मैंने 4 रास्ते हैं मेरे घर जाने के। मेरे घर जाने के 4 रास्ते हैं। मैंने 4 रास्तों में से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ चूज किया। सही है, शॉर्टेस्ट पाथ चूज किया। मतलब 4 रास्ते नहीं है, 4 गलियां मेरे सामने खुली हुई है। मैं अपनी गली में जाऊंगा। मैं अपनी गली में चला गया, मैं एक गली से निकला, मेरे सामने 4 गलियां आ गई। उन 4 गलियों में से एक गली से मेरा घर आता है, एक गली से बिल्कुल भी मेरा घर नहीं आता, बाकी 2 गलियों से भी मेरा घर आता है, लेकिन थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। क्योंकि मैं रैशनल एजेंट हूँ, मैंने क्या किया, मैं अपनी गली में चला गया। पता चला मेरी गली में टेंट लगा हुआ है। पता चला मेरी गली में किसी के घर में शादी की तकरीब हो रही है और टेंट लगा हुआ है। तो क्या मैं रैशनल नहीं हूँ? उस सर्कमस्टांसेस में मैं रैशनल ही हूँ, क्योंकि मैंने वो एक्शन परफॉर्म किया था जिससे मेरी परफॉर्मेंस क्या हो रही थी, मैक्सिमाइज। हाँ, मुझे गोल चाहिए। गोल क्या है? मेरा घर। मैं वापस आऊंगा, दूसरी गली से घूम के अपने घर चले जाऊंगा। मैं ओमनी साइंड भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अचानक से टेंट लग गया। रोज नहीं लगा होता टेंट। टेंट जो है वो रोज नहीं लगा होता मेरी गली में। मैं रोज वहीं से जाता हूँ, लेकिन आज टेंट लगा हुआ था। क्लियर हो रही है ये बात? सवाल किसने पूछा था बेटा? क्लियर हो रही है ये बात? जी सर। ठीक है।
अच्छा, तो फिर रैशनैलिटी क्या करती है? रैशनैलिटी मैक्सिमाइज करती है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को। एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या? ये हो सकता है, ये होना चाहिए, यही तो हो रहा है, सही है, ये चीज, ये तो होगा, ये चीजें होती हैं। रैशनैलिटी किसे परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करती है? एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को। लेकिन परफेक्शन किसे मैक्सिमाइज करती है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को। और हम इसको अचीव नहीं कर सकते परफेक्शन को। किसी एक आध केस में कर लें तो कर लें, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो परफेक्शन को हम मैक्सिमाइज अचीव नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। कभी भी हमारा आंसर बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं आ सकता। तो हमारी कोशिश क्या है? जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उसे मैक्सिमाइज करो। इज इट क्लियर? इसका मतलब है रैशनल एजेंट जो होते हैं वो ओमनीसाइंड नहीं होते। रैशनल एजेंट जो है वो ओमनीसाइंड नहीं होते। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और कैटेगरी है लर्निंग एजेंट। डज अ रैशनल एजेंट डिपेंड ऑन ओनली करंट परसीव्ड? डेफिनेटली नो। कह रहे हैं कि रैशनल एजेंट जो होता है वो क्या सिर्फ करंट परसीव्ड पे एक्शन परफॉर्म करता है? इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं आपकी क्लास के हिसाब से। आपने फाइनल एग्जाम दिया, किसी नामुनासिब सिनेरियो के हिसाब से आपका थोड़ा फाइनल एग्जाम खराब हो गया, तो क्या सिर्फ फाइनल एग्जाम के हिसाब से ग्रेडिंग की जाएगी आपकी? डेफिनेटली नहीं। डेफिनेटली नहीं। आपके पीछे कोई असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, मार्क्स सारे चेक किए जाएंगे उसके बेहाफ पे। तो रैशनल एजेंट जो होता है वो सिर्फ डिपेंड नहीं करता करंट परसीव पे। नो, द पास्ट परसीव सीक्वेंस शुड आल्सो बी यूज। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। पिछली एग्जाम्पल को भी यूज करना है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी यूज करना है। इसकी मिसाल वही वैक्यूम क्लीनर वाली, कि जिस ब्लॉक को साफ कर दिया है, जिस ब्लॉक को साफ कर दिया है, याद रखो कि मैंने इस ब्लॉक को साफ कर दिया है। जैसे इंसान याद रखता है कि भाई इस रूम की सफाई तो मैं भी करके आया हूँ, अब मैं दोबारा इस रूम में 3-4 घंटे तक नहीं जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पर आया एपिसोड का। एपिसोड का मतलब यहाँ पर ये होता है, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। एपिसोड का मतलब होता है एक एजेंट है, उस एजेंट ने कुछ परसीव किया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर दिया। एक एजेंट ने कुछ परसीव किया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर दिया। ये पूरा जो एक कंप्लीट परसीव और एक्शन का पूरा पेयर है, ये कहलाता है एपिसोड। ये पूरा जो कंप्लीट परसीव करना और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म करना, ये पूरा एक पेयर कहलाता है एक एपिसोड। इसका मतलब है एजेंट बहुत सारे एपिसोड परफॉर्म कर रहा है। एपिसोड की डेफिनेशन समझ में आ गई? एजेंट ने परसीव किया और एक्शन परफॉर्म कर दिया, ये एक एपिसोड है। तो इसका मतलब है एजेंट डिफरेंट एपिसोड्स पे काम कर रहा होता है, एक के बाद एक एपिसोड आ रहे होते हैं, एक के बाद एक एपिसोड आ रहे होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो आफ्टर एक्सपीरियंसिंग एन एपिसोड द एजेंट शुड एडजस्ट इट्स बिहेवियर टू परफॉर्म बेटर फॉर द सेम जॉब नेक्स्ट टाइम। क्या कह रहे हैं? वही वाली बात जो मैंने आपसे मशीन लर्निंग में भी कही थी, कि जैसे ही एजेंट एक एपिसोड परफॉर्म कर दे तो वो अपने बिहेवियर को एडजस्ट करे टू परफॉर्म बेटर फॉर द सेम जॉब नेक्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या है? कि अगर मैंने एक काम कर लिया है तो मैं अपने आप को बिहेवियर को एडजस्ट करूं, अगर यही काम मुझे दोबारा करने को मिले तो मैं पहले से बेहतर तरीके से कर सकूं। ऑटोनोमस या ऑटोनॉमी क्या होती है? इसका अपोजिट होती है जो मैं भी बात कर रहा था आपसे। इफ एन एजेंट रिलाइज ऑन द प्रायर नॉलेज ऑफ इट्स डिजाइनर रादर देन इट्स ओन परसिप्ट, देन द एजेंट लैक्स ऑटोनॉमी। अगर एजेंट ऑटोनोमस नहीं है तो वो क्या कर रहा होगा? अगर एजेंट ऑटोनोमस नहीं है तो वो क्या कर रहा होगा? वो ये कर रहा होगा कि वो प्रायर नॉलेज पे बिलीव कर रहा होगा, रन टाइम पे कोई परसेप्चुअल इनपुट लेने पे उसको कोई कंसिडर नहीं कर रहा होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा कि अगेन आपकी मिसाल, मुझे मैंने आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को पहले पढ़ाया हुआ है, सही है। मेरे पास उनका एक परसेप्शन बना हुआ है, प्रायर नॉलेज है मेरी। मुझे पता है कि ये स्टूडेंट कैसा था, ये स्टूडेंट कैसा था, इसका तो ये ग्रेड आया था, इसका तो ये वाला ग्रेड आया था, ये ग्रेड आया था। अब मैं क्या करूं इस सेमेस्टर में? मैं करता हूं कि आपसे ना क्विज लेता हूं, ना असाइनमेंट लेता हूं, ना प्रोजेक्ट लेता हूं, ना फाइनल लेता हूं, और मैं अपनी पुरानी नॉलेज के बिहाफ पे आपकी मार्किंग कर देता हूं। मैं अपनी पुरानी नॉलेज के बिहाफ पे, जो मुझे प्रायर नॉलेज आपके बारे में है, उसके बिहाफ पे अपनी मार्किंग कर देता हूँ। सही है। और उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ।
तो ये कहलाएगा कि मुझ में ऑटोनॉमी नहीं है, ये कहलाएगा कि मुझ में ऑटोनॉमी नहीं है। मतलब क्या है कि एजेंट को ना कुछ प्रायर नॉलेज होती है। अब जैसे कराची है, उसकी पूरा मैप मौजूद है, ये प्रायर नॉलेज है। रन टाइम पे भी इनपुट ले रहा होता है आपका सिस्टम, रन टाइम पे भी देख रहा होता है कहाँ पे ट्रैफिक कम है, कहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, कहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। अगर रन टाइम पे भी परसेप्चुअल इनपुट को वो कंसीडर कर रहा है तो एजेंट ऑटोनोमस है। अगर रन टाइम पे कोई परसेप्चुअल इनपुट कंसीडर नहीं कर रहा तो एजेंट में ऑटोनॉमी नहीं है। इसकी मिसाल एक और दे देता हूँ, एक और मिसाल दे देता हूँ मैं आपको। फर्ज करें एक सिस्टम है एआई का जो आप बनाना चाह रहे हैं। वो सिस्टम क्या करता है, वो सिस्टम ये करता है बेटा कि आप आप एक फिश की कंपनी में जॉब करते हैं और वो कंपनी फिश सप्लाई करती है, बहुत मशहूर कंपनी है। तो वहां जहां से वो फिश पकड़ती हैं, जिस समंदर से, जिस रिवर से, वहां पर आपको कोई प्रायर नॉलेज मिल गई। एक फिशरमैन खड़ा हुआ था, उसने बोला भाई जिस जगह से आप ये फिश पकड़ रहे हो वहां पर फिश वन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फिश टू। उसने ये नहीं बोला कि सिर्फ फिश वन होती है, उसने ये बोला फिश वन ज्यादा पाई जाती है, 70% 80% ऑफ द टाइम फिश वन पाई जाती है एज कम्पेयर टू फिश टू। अब आपने बहुत सारी फिशेस पकड़ ली, अब आपने वही कन्वेयर बेल्ट पे रखा है एक एक फिश को, और आप ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक तरीके से फिश क्या हो जाए, सॉर्ट हो जाए। सवाल समझ में आ रहा है मेरा? फिश क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम छोटा सा लगाना है। फिश जहां से पकड़ी गई है, फिशरमैन ने आपको थोड़ी सी प्रायर नॉलेज दे दी कि भाई जहां से आपने फिश पकड़ी है वहां पर 70% 80% ऑफ द टाइम फिश वन पाई जाती है एज कम्पेयर टू फिश टू। अब आप आए अपने कंपनी में और आप कंपनी में आके बोले भाई मैं तो रन टाइम पे कुछ इनपुट नहीं ले रहा, मुझे पता है ये सारी फिश तो फिश वन होंगी क्योंकि फिशरमैन ने कह दिया था 80% जो होती है फिश होती है, क्योंकि 80% ज्यादा है तो इसका मतलब है सारी फिश होंगी फिश वन। आपने कोई भी रन टाइम पे परसेप्चुअल इनपुट नहीं लिया और आपने सारी फिश को फिश वन में रख दिया। आप में ऑटोनोमस नहीं है। होना क्या चाहिए था कि प्रायर नॉलेज के साथ साथ रन टाइम पे भी आप कुछ ना कुछ इनपुट लेते और उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते। सही है? अच्छा ये जरूरी नहीं है कि हर एजेंट के पास ये रिक्वायरमेंट हो। जैसे ये क्लॉक लिखा हुआ है, क्लॉक, क्लॉक जो है कोई इनपुट नहीं लेता, अपने एक एल्गोरिथम पे चल रहा है, 24 घंटे में ये हो जाएगा, दिन चेंज हो जाएगा, 60 मिनट में ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और नो लर्निंग नो एक्सपीरियंस, कोई रन टाइम पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे। क्लॉक जो है वो लैक ऑफ ऑटोनॉमी है, उसके अंदर ऑटोनॉमी नहीं है। रन टाइम पे कोई इनपुट नहीं ले रहा, एक पुराने एल्गोरिथम पे चल रहा है वही, और उसको जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लॉक खराब है, इसका मतलब ये है कि उसको जरूरत भी नहीं है। सॉफ्टवेयर एजेंट्स भी होते हैं हमारे पास। समटाइम्स द एनवायरनमेंट may नॉट बी द रियल वर्ल्ड। फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं, वीडियो गेम्स होते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसमें आपके पास सॉफ्टवेयर एजेंट मौजूद है। दे आर ऑल आर्टिफिशियल बट वेरी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। दोज एजेंट वर्किंग इन दिस एनवायरनमेंट आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर एजेंट। सॉफ्टवेयर एजेंट कहलाते हैं जो इस एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो अब ये वही वाली बात है कि पीस की अगर हम बात करें तो थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि परफॉर्मेंस मेजर क्या है, कि हाउ कैन बी जज द ऑटोमेटेड ड्राइवर, ऑटोनोमस टैक्सी वाले एग्जाम्पल में कौन कौन से फैक्टर्स हमें कंसीडर करने चाहिए। तो अगेन मैं आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन कि आप पे डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो चाहता है कि वह घर पहुंचा दो तो आपको बाकी चीजों का ख्याल नहीं रखना। अगर वो चाहता है कि घर पहुंचा दो तो आपको बाकी चीजों का ख्याल नहीं रखना। अगर वो चाहता है कि फ्यूल बचाना है सिर्फ तो आपने बाकी चीजों का ख्याल नहीं रखना। लेकिन डेफिनेटली हम चीजें डिजाइन करते हैं तो हम तमाम पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। एनवायरमेंट क्या है? अ टैक्सी मस्ट डील विद अ वैरायटी ऑफ रोड्स, ट्रैफिक लाइट्स हैं, अदर व्हीकल्स हैं, पेडेस्ट्रियन हैं, स्टैरी एनिमल्स हैं, रोड, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है? एक्चुएटर्स आउटपुट के लिए, सेंसर्स इनपुट के लिए। अच्छा अब जो हमने, चले अब देखें यहाँ पर एनवायरनमेंट की कैटेगरीज किस तरह से है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो थोड़ा ये जो शुरू के 2-3 मिनट है ये जरा सुकून से सुनिए कि एजेंट जिस तरह के एनवायरनमेंट में काम करता है वो कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं।
हेलो। एजेंट जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा होगा वो या तो फुली ऑब्जर्वेबल होगा या पार्शियली होगा। इसका मतलब ये है कि इन 3-4 एनवायरनमेंट पे हम सारे एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करेंगे इन 3-4 एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहले हम अगेन रिपीट करते हैं कि फुली ऑब्जर्वेबल या पार्शियली ऑब्जर्वेबल में से कोई एक एनवायरनमेंट हो सकता है। तो एग्जाम्पल डेफिनेशन देख लें क्या लिखी हुई है। इफ एन एजेंट सेंसर गिव इट एक्सेस टू द कंप्लीट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट at each point in time, then the environment is effectively and fully observable। अब ये मतलब क्या हुआ इसका, कह रहे हैं कि एजेंट के जो सेंसर हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि एजेंट के सेंसर की चॉइस आपकी है, आप उससे क्या इनपुट लेना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है। लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि हम बनाने के बाद डिस्कस कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट किस तरह का होगा। तो कह रहे हैं कि एजेंट के सेंसर जितने भी हैं, अगर वो उसको फुल्ली एक्सेस देते हैं पूरे एनवायरनमेंट पे हर पॉइंट पे, तो एजेंट क्या कहलाएगा, फुल्ली ऑब्जर्वेबल। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं चेस गेम की। अब चेस खेल रहे होते हैं, आप जब खेल रहे होते हैं, आप एजेंट नहीं, आप जब इंसान, आप जब गेम खेल रहे होते हैं, तो आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होता है या सिर्फ एक आध ब्लॉक दिख रहा होता है? आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होता है या एक आध ब्लॉक दिख रहा होता है? गेम की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको पूरा बोर्ड दिखना चाहिए। तो चूंकि आपको फुल बोर्ड दिख रहा होता है, तो इसी तरीके से जब आप गेम डिजाइन करेंगे तो एजेंट को भी पूरा बोर्ड दिखना चाहिए। तो ये वाली बात कि अगर एजेंट को फुल एनवायरनमेंट पे एक्सेस है सेंसर्स के जरिए, तो एनवायरनमेंट क्या है, फुली ऑब्जर्वेबल। अच्छा, तो चेस का जो एनवायरनमेंट हो गया वो फुली ऑब्जर्वेबल हो गया। अब मुझे बताइए, टैक्सी ड्राइवर, ऑटोनोमस टैक्सी, उसका एनवायरनमेंट फुली होगा या पार्शली होगा? ऑटोनोमस टैक्सी, उसका एनवायरनमेंट फुली हो सकता है या पार्शली हो सकता है? पार्शली। ठीक है, पार्शली क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए उसका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है और उसको सिर्फ उतना जो उसके सामने है सिर्फ उस पर एक्सेस है, ना उसको अगली गली का एक्सेस है, ना उससे अगली गली का एक्सेस है, इसलिए पार्शली एनवायरनमेंट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि फुली एनवायरनमेंट वो होता है इफ एन एजेंट सेंसर्स गिव इट एक्सेस टू द होल सेट ऑफ द एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि जबरदस्ती करो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो चेस गेम में लाजमी है कि आपको पूरा बोर्ड दिखे, तभी आप फर्दर बात कर सकते हैं। अगर आपको चेस गेम के अंदर पूरा बोर्ड नहीं दिखेगा या टिक टैक टू के अंदर आपको पूरा बोर्ड नहीं दिखेगा, तो आप ये बात नहीं कर सकते। क्रॉसवर्ड खेला आप लोगों ने, क्रॉसवर्ड? क्रॉसवर्ड का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, फुली या पार्शली? सही है। और पबजी का एनवायरनमेंट क्या होता है? सही है। तो ये बात समझ में आ रही है, ये जरूरी नहीं है कि जितने भी गेम होंगे उनका फुली एनवायरनमेंट होगा, ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे। कुछ जगहों पे आपको मेंशन करना जरूरी होता है, लाइक वैक्यूम क्लीनर का बताएं, वैक्यूम क्लीनर का एनवायरनमेंट फुली है या पार्शली है? वैक्यूम क्लीनर का कितने लोग कह रहे हैं पार्शल और कितने लोग कह रहे हैं फुली है? पार्शल कह रहे हैं, और कोई कह रहा है फुली? सब पार्शल कह रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर ना, हाँ जैसे अभी इन्होंने फुली का है, तो यहाँ पर ना आप बात कर सकते हैं। अभी जिस पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे थे उसमें फुली नहीं था, पार्शली था। लेकिन फर्ज करें वैक्यूम क्लीनर को जो इनपुट मिल रहा है वो एक कैमरा लगा हुआ है छत के ऊपर, और वो पूरे पूरे रूम की पिक्चर लेके आपको सेंस करके दे रहा है। समझ में आ गई बात? तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं कि जिनमें हमारी चॉइस हो सकती है कि हमें फुली एनवायरनमेंट पे एक्सेस करना चाह रहे हैं या पार्शली। वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल में, अगर वैक्यूम क्लीनर के ऊपर लगा हुआ है सेंसर, तो डेफिनेटली वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर दिखाएगा, पूरा रूम नहीं दिखाएगा। लेकिन फर्ज करें वैक्यूम क्लीनर को जो इनपुट मिल रहा है वो मिल रहा है एक छत पे एक कैमरा लगा हुआ है जो कि पूरे रूम की इमेज लेके उसको बता रहा है, इनपुट लेके परसीव करके बता रहा है कहाँ पे कचरा है कहाँ पे नहीं है। तो ये पार्शली नहीं है, ये फुली है। तो डिपेंड करता है कुछ जगहों पे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हम फुली एनवायरनमेंट पे काम करना चाह रहे हैं या पार्शली। लेकिन कुछ जगहों पे हमारी चॉइस इंपॉर्टेंट नहीं होती,
हमारे पास लाजमी हमें वो एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है। सही है, क्लियर हो गई बात। पार्शियली एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देख लें। एन एनवायरनमेंट माइट बी पार्शियली ऑब्जर्वेबल बिकॉज ऑफ नॉइसी एंड इनएक्यूरेट सेंसर और बिकॉज पार्ट ऑफ द स्टेट आर सिंपली मिसिंग फ्रॉम द सेंसर डेटा। ये देखें, ये जो मैं भी आपसे बात कर रहा था, ये जो आप लोग बता रहे थे ना पार्शियल, तो आ लोकल डेट सेंटर, लोकल का वर्ड यूज किया हुआ है। लोकल का मतलब क्या है, एक करीब कहीं छोटा सा एक सेंसर लगा हुआ है जो कि एक लोकल एरिया में सिर्फ बता रहा है, पूरे रूम का नहीं बता रहा। तो लोकल डेट सेंसर ऑफ द क्लीनर कैन नॉट टेल वेदर द स्क्वायर आर क्लीन और नॉट, ठीक है ना, वेदर अदर स्क्वायर आर क्लीन और नॉट। फुली और पार्शियली सबकी समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब या तो फुली होगा या पार्शियली होगा। अब अगर इसमें से कोई एक हो गया है तो अब इन दोनों में से भी कोई एक होगा। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक, ये थोड़े नए वर्ड हैं आपके लिए। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है, हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट, नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट completely determined by the current state and the action executed by the agent, then the environment is deterministic, otherwise stochastic। क्या कह रहे हैं, आपको मैं एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं पहले, फिर उस पर आते हैं। ये प्लीज देखिएगा, ये देखें, एक ये है मैंने बनाया, वही गेम खेलने हम, ठीक है, मैंने यहां बना दिया। गौर से देखिएगा, ये एक स्टेट कहलाएगी, ये कहलाएगी एक स्टेट। फर्ज करें मैं यहां नहीं बनाता, यहां बनाता, यहां, ये भी एक स्टेट कहलाती। स्टेट क्या है कि जैसे ही आप कोई एक्शन परफॉर्म करें उस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंजेस आ जाए, वो स्टेट कहलाती है। जैसे फर्ज करें, अब अगर मैं यहां आपसे पूछूं, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था, तो आपके पास कितने ऑप्शन है, 8। कितने ऑप्शन है, 8। तो इससे 8 स्टेट निकल सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या होगा कि ये यही बना हुआ होगा। अगर मैं एक एक चाइल्ड बना के दिखाऊं स्टेट का, ये देखें कि यही बना हुआ होगा, और आपने कहा बना दिया, आपने यहां बना दिया, ये एक और स्टेट हो गई। क्लियर है? देखिए भाई, हम ये कह रहे हैं कि स्टेट से मुराद क्या है। आप चेस खेलते हैं, आप चेस समझिए, चेस में इस वक्त आपके सामने एक बोर्ड पोजीशन है, एक बोर्ड पोजीशन है आपके सामने चेस में, ये एक स्टेट कहलाएगी। इसमें आप कोई पीस उठा के किसी और जगह पे रख देते हैं, जैसे आप इस पीस को उठा के किसी और जगह पे रख देते हैं, ये दूसरी स्टेट कहलाएगी। अगर वो पीस को आप किसी और जगह पे रख देते हैं तो तीसरी स्टेट कहलाएगी। तो स्टेट क्या है, स्टेट से मुराद ये होती है कि जिस जगह पे आप खड़े हैं उसमें कोई चेंजेस हो, तो आपके एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हो जाए तो स्टेट चेंज हो जाती है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये डायग्राम देखें गौर से, ये देखिएगा, ये एक स्टेट है, ये वाली। आपके आपके पास कितने ऑप्शन थे पिछली क्लास में, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ऑप्शन है आपके पास, 8 ऑप्शन है। तो इससे 8 स्टेट्स निकल सकती हैं। मेरा पॉइंट यहीं पर ही बना हुआ है, आपने यहां बना दिया, सही है, ये एक स्टेट कहलाएगी। फर्ज करें आपने यहां नहीं बनाया, यहां बना दिया, ये दूसरी स्टेट कहलाएगी। फर्ज करें आपने यहां नहीं बनाया, यहां बना दिया, यहां बना दिया। तो स्टेट क्या होती है, स्टेट से मुराद ये होती है कि आप जिस जगह जिस पोजीशन में खड़े हैं वो एक स्टेट कहलाएगी। आप जिस जगह पे खड़े हैं वो एक स्टेट कहलाएगी। आप उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो दूसरी स्टेट आ जाएगी। जरूरी नहीं है आपके पास एक चेंज हो, आपके पास चेंजेस बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। स्टेट समझ में आई आपको? ठीक है, तो देखें, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा। तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द करंट स्टेट। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह है
कि आप जिस स्टेट पे खड़े में आप उसमें कोई चेंजेस करें, कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे जब भी चेंजेस होंगे। एक्शन क्या है? कोई भी एक्शन हो सकता है। आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया करंट स्टेट में, आपके एक्शन की वजह से स्टेट चेंज हो गई। ये करंट डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट वो होता है कि जिस स्टेट पे आप खड़े हैं अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको पता हो कि नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। अगर ऐसा कोई एनवायरनमेंट है तो आप ये कह सकते हैं एनवायरनमेंट क्या है? डिटर्मिनिस्टिक, अदरवाइज स्टोकास्टिक। अभी मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाई है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आप चेस खेल रहे हैं, आपका ओपोनेंट सामने बैठा हुआ रुका हुआ है। गेम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जब आप खेल रहे होते हैं तो सामने वाला नहीं खेलता, ऐसा ही है। जब आप गेम खेल रहे होते हैं आपकी बारी होती है तो सामने वाला उसमें कोई चेंजेस नहीं करता, ऐसा ही है। आपके सामने एक बोर्ड पड़ा हुआ है, आपने चूज किया कि भाई मुझे ये वाली पीस उठा के यहाँ रखनी है। जब आपने ये चूज किया तो पीस उठाने का एक्शन है। आपको पता है जब मैं ये पीस उठा के यहाँ रखूंगा तो बोर्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी, पता है ना आपको। जब आपको ये बात पता है कि जब आप ये पीस उठा के किसी और जगह पे रखेंगे तो बोर्ड की पोजीशन क्यों हो जाएगी, क्यों आपको पता क्यों है ये बात? क्योंकि आपको पता है गेम की रिक्वायरमेंट ये है कि जिस वक्त मैं परफॉर्म कर रहा हूं सामने वाला रुका हुआ है। गेम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि टू प्लेयर गेम है, तो जब एक खेल रहा होता है तो दूसरा रुका हुआ होता है। तो जब आपने कहा मैं ये पीस उठा के यहाँ रख दूंगा, अभी मैं टिक टैक टो की एग्जाम्पल दे रहा था, जब आपकी बारी थी तो मैं तो नहीं कुछ कर सकता था। तो आपको पता था कि अगर मैं यहाँ ये मूव परफॉर्म करूंगा, यहाँ ये क्रॉस लगाऊंगा तो बोर्ड ऐसा हो जाएगा। तो कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट completely determined by the current state and the action executed by the agent, then this is called deterministic। अगर आप एक स्टेट पे कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं और आपको पता होता है कि नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी तो एनवायरमेंट कहलाता है डिटर्मिनिस्टिक। और अगर आपको कंफर्म ना हो कि आप जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी तो एनवायरमेंट कहलाता है स्टोकास्टिक। आपके सामने मिसाल है स्टोकास्टिक की, ऑटोनोमस टैक्सी ड्राइवर। ऑटोनोमस टैक्सी ड्राइवर, गाड़ी चल रही है, आपने कहा भाई मैं ये वाली चीज चूज करके सामने गली में चला जाता हूं, आपने सोच लिया। लेकिन उस एनवायरनमेंट के अंदर अलाउ है कि दूसरे लोग भी मूव कर रहे हैं, दूसरे लोग भी गाड़ी चला रहे हैं, दूसरे लोग भी वॉक कर रहे हैं। हो सकता है कोई गाड़ी पे आपके मार दे, या आपने जिस वक्त सोचा था सब लोग रुके हुए थे, जैसे आपने गाड़ी चलानी शुरू की किसी और ने इधर से चलानी शुरू कर दी, स्टेट चेंज हो गई। आपने क्या सोचा था कि भाई ये सब लोग रुके होंगे, मैं वहां गाड़ी चला के वहां पहुंच जाऊंगा। जैसे आपने गाड़ी चलानी शुरू की उस बंदे ने अपनी गाड़ी अपनी जगह से हिला दी, उस बंदे ने अपनी गाड़ी अपनी जगह से हिला दी, तो आपको नेक्स्ट स्टेट एज इट इज नहीं पता चली। ये कहलाएगा स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट। आप पबजी खेल लें, पबजी पबजी में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और अपोनेंट भी होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आप जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेट एज इट इज क्या आएगी। क्लियर हो रही है ये बात? कोई भी कार रेसिंग वाला गेम देख लें बेटा, कार रेसिंग वाले गेम में क्या होता है, आप जब कार चला रहे होते हैं दूसरे लोग भी कार चला रहे होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि जब आप गाड़ी मूव करेंगे तो नेक्स्ट स्टेट एज इट इज क्या आएगी। लेकिन जो चेज है या चेस गेम है या ये कौन सा गेम था टिक टैक टो, इन दोनों गेम्स के अंदर आपको पता है कि जब आप मूव कर रहे होते हैं तो सामने वाला रुका होता है, आपको एज इट इज पता होता है स्टेट क्या आएगी। क्लियर हो रही है बात? समझ में आई ये बात? ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक दफा। डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है कि जिसमें नेक्स्ट जिस स्टेट पे आप एक्शन परफॉर्म करें आपको कंप्लीटली पता हो कि यार अब मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, तो वो एनवायरनमेंट कहलाता है डिटर्मिनिस्टिक। ये आपके हाथ में नहीं होता, ये प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट है। देखें, क्लीनर एंड टैक्सी ड्राइवर आर स्टोकास्टिक बिकॉज ऑफ सम अनऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट। टैक्सी ड्राइवर तो मैंने आपको समझा दिया। क्लीनर क्या है कि वैक्यूम क्लीनर ने सोचा कि भाई मैं ये जगह साफ कर दूंगा, लेकिन चूंकि उस एनवायरमेंट में हमने लोगों को अलाउ किया हुआ है, कोई गली कोई घर में आ सकता है जा सकता है, कोई कचरा फेंक सकता है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उस जगह पे कोई चेंजेस हो जाए। आपने जो सोचा था उस सोचने में और एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, तो एनवायरमेंट क्या कहलाएगा? स्टोकास्टिक। अच्छा जी, एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल एनवायरमेंट। अब या तो एनवायरमेंट फुली होगा या पार्शियली होगा। अब या तो एनवायरमेंट स्टोकास्टिक होगा या डिटर्मिनिस्टिक होगा। अब या तो एनवायरमेंट एपिसोडिक होगा या सीक्वेंशियल। अब व्हाट इज एपिसोड? एपिसोड थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को। एपिसोड क्या होता है? एजेंट्स सिंगल पेयर ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन। एजेंट ने परसेप्शन की और एक्शन परफॉर्म कर दिया, ये सिंगल पेयर कहलाएगा पूरा एपिसोड। अब एपिसोडिक एनवायरमेंट क्या होता है? पहले तो मुझे ये बताइए कि एपिसोड समझ में आ गया सबके? एपिसोड क्या है कि एजेंट ने
परसेप्शन की और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर दिया। एजेंट ने परसेप्शन की, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर दिया, ये सिंगल एपिसोड कहलाएगा। अब एपिसोडिक एनवायरनमेंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एपिसोडिक एनवायरनमेंट में द क्वालिटी ऑफ एजेंट एक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर एपिसोड। क्या कह रहा है कि आपस में जो एपिसोड होते हैं, पहले आपने एपिसोड समझ लें, एपिसोड समझ लें पहले आप, जो आपस में एपिसोड होते हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के। आपस में जो एपिसोड हैं इंडिपेंडेंट होंगे, ये कहलाएगा एपिसोडिक एनवायरनमेंट। कोई मिसाल दे सकता है? आपस में जो एपिसोड्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, ये कहलाएगा एपिसोडिक एनवायरनमेंट। कोई एग्जांपल दे सकता है? अभी बहुत सारी एग्जांपल दिए ना, उनमें से कोई एक बता दें। जी फरमाइए, कोई भी एक एग्जांपल दे दें कि तमाम एपिसोड आपस में इंडिपेंडेंट हो। मैंने अभी आपको 5-6 एग्जांपल दे चुका हूँ डिफरेंट, तो उनमें से कोई एक आधी समझ में आ जाएगी। एनीवन? पबजी एनवायरनमेंट क्या है? चेस गेम आपस इंडिपेंडेंट है, आपस में एपिसोड्स। गेम जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? गेम जीतने के लिए सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होते हैं, आपस में कनेक्टेड होंगे जब तो गेम जीतूंगा। अच्छा चलें, शायद समझ में नहीं आई बात। मैं आप लोगों की कॉपी चेक कर रहा हूँ फाइनल की, ठीक है? तो ये बिलाल की कॉपी आती है क्या? बिलाल की कॉपी चेक करने के बाद, बिलाल को ग्रेड देने के बाद, एक एपिसोड करने के बाद हुजैफा की कॉपी आती है। तो क्या बिलाल और हुजैफा की कॉपी में आपस में कोई ताल्लुक है? क्या हुजैफा की मार्किंग का इस चीज से ताल्लुक है कि बिलाल के कितने नंबर आए? ऐसा है? नहीं है ना? तो ये आपस में एपिसोडिक एनवायरनमेंट कहलाएगा कि दो एपिसोड्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हमने जो कन्वेयर बेल्ट वाली एग्जांपल दी थी पार्ट पिकिंग रिपोर्ट की, अगर एक फिश आ चुकी है, फिश वन, तो क्या इसका दूसरी फिश से ताल्लुक है? वो अलग अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, दूसरी वाली अलग रखती है। ये एनवायरनमेंट कहलाते हैं एपिसोडिक एनवायरनमेंट। एक पेशेंट आया, उसको कोई बीमारी है, क्या इसका इस चीज से ताल्लुक है दूसरे पेशेंट को कौन सी बीमारी है? कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर हर पेशेंट को इंडिविजुअल ट्रीट कर रहा है। लेकिन टिक टैक टो वगैरह जो है वो एपिसोडिक नहीं है। ये देखें, एपिसोडिक एनवायरनमेंट इज सिंपल, द एजेंट डज नॉट नीड टू थिंक अहेड। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपने घर जा रहा हूं, तो जो भी मैं एक्शन, जो भी मैं एपिसोड परफॉर्म कर रहा हूं, जो भी मैं एपिसोड परफॉर्म कर रहा हूं, मुझे आगे के एपिसोड की भी फिक्र करनी होती है कि यार यहां से आगे जाऊंगा तो वहां जाना है, वहां जाना है, क्योंकि मुझे घर पहुंचना होता है। तो वो एनवायरनमेंट कहलाता है सीक्वेंशियल। क्या एनवायरनमेंट कहलाता है? सीक्वेंशियल, जिसमें एपिसोड आपस में डिपेंडेंट हो। चेस खेल रहा होता हूँ, जो भी मूव परफॉर्म करता हूँ वो फ्यूचर के मूव पे असरअंदाज हो सकता है। जो भी मूव परफॉर्म कर रहा होता हूँ वो फ्यूचर के मूव पे असरअंदाज होता है। क्रॉसवर्ड खेल रहा हूँ, फ्यूचर के मूव्स। टिक टैक टो खेल रहा हूँ, फ्यूचर के मूव। टैक्सी ड्राइविंग, फ्यूचर के मूव्स। पबजी, फ्यूचर के मूव्स। आपस में डिपेंडेंट एक्शंस। इज इट क्लियर? जब एपिसोड आपस में इंडिपेंडेंट हो, जब एपिसोड आपस में इंडिपेंडेंट हो तो एनवायरनमेंट क्या कहलाता है? एपिसोडिक। जब एपिसोड आपस में डिपेंडेंट हो तो क्या कहलाता है? सीक्वेंशियल। जो भी गेम्स होते हैं ना, गेम्स जिसमें आपके पास एक दिमाग में गोल स्टेट होती है कि हमें यहां पहुंचना है, वो ज्यादातर सीक्वेंशियल होते हैं, ज्यादातर सीक्वेंशियल होते हैं। पबजी में फ्यूचर के मूव, भाई पबजी में क्या होता है आखिर में, क्या क्या करना होता है आपने? चेस सीक्वेंशियल है, टिक टैक टो, ड्राफ्ट, सब सीक्वेंशियल है। चेस में क्या करना होता है आखिर में हुजैफा? बहुत सॉरी, पबजी में क्या करना होता है आखिर में? इन दी एंड हमें चाहिए क्या होता है? चिकन डिनर। और चिकन डिनर तक जाने के लिए हमारे एक्शंस आपस में डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं? मुझे नहीं आता पबजी खेलना। एपिसोडिक की क्या एग्जांपल दी है ना बात है। बेट, एपिसोड की एग्जांपल दी है मैंने।
नहीं, डिपेंडेंसी है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो डिपेंडेंसी होती तो है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप यार मैं इस पे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने गेम खेला नहीं है। शाम तक का टाइम दो, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बता दूंगा। वैसे तो जितने भी गेम्स होते हैं ना जिनमें हमारे पास कोई एक गोल स्टेट होती है वो सारे सिक्वेंशियल होते हैं, खेले बगैर बता रहा हूँ मैं आपको। जितने भी गेम्स हैं ज्यादातर गेम्स सिक्वेंशियल होते हैं। छोड़ो, मैं इनको एग्जाम्पल दे रहा हूँ एपिसोडिक की, हुसैन मुर्तजा को। एपिसोडिक एग्जाम्पल अभी बात करते हैं अब्दुल राफे थोड़ी देर में। एपिसोडिक की एग्जाम्पल, हुसैन मुर्तजा आप ब्रेक से पहले मौजूद थे। मैंने आपसे कहा था फिश सॉर्टिंग की एग्जाम्पल। फिश सॉर्टिंग की एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताई थी कि फिश सॉर्टिंग में क्या हो रहा था कि आप एक फिश को सॉर्ट कर रहे थे, फिर दूसरी फिश आती थी कन्वेयर बेल्ट पे। तो अगर पहले वाली फिश फिश वन के बॉक्स में चली गई है, तो अब जब दूसरी फिश को सॉर्ट करेंगे तो क्या उसका पहले वाली फिश से कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है, आपस में डिपेंडेंट नहीं है ये। अगर मेरी क्लास में अगर मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट है और मैं 5 स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो क्या पहले स्टूडेंट की कॉपी चेक करने के बाद अगर उसका ए ग्रेड आता है तो उसका इस चीज से ताल्लुक है कि दूसरा स्टूडेंट क्या कर रहा है? हो सकता है दूसरा स्टूडेंट पूरी कॉपी खाली छोड़ी हो, या हो सकता है उसका दूसरे का भी ये आया हो। तो ये आपस में एपिसोड जो है डिपेंडेंट नहीं है। तो चूंकि आपस में डिपेंडेंट नहीं है तो ये एपिसोडिक एनवायरनमेंट कहलाएगा। क्लियर हो रही है बात? अच्छा जी, फिर एक एनवायरनमेंट की कैटेगरी होती है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। एक एनवायरनमेंट की कैटेगरी होती है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। नाम से समझ में आ रहा होगा। एनवायरनमेंट, डायनामिक एनवायरनमेंट वो होता है इज ऑलवेज चेंजिंग ओवर टाइम। अब यहां पर ना स्टूडेंट को थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। देखें, एनवायरनमेंट डायनामिक कब हो सकता है? जब उसमें चेंजेस हो रहे हो। लेकिन दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक चेंज वो होता है जो नॉर्मली हो रहा होता है। नॉर्मली से मुराद क्या है कि जैसे अभी मैं अपने कमरे में बैठा हूं, तो कोई वॉक कर रहा है, कोई चल रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, गली में लोग वॉक कर रहे हैं, गली में लोग काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा, ये एनवायरनमेंट ने अलाउ किया हुआ है। अ डायनामिक एनवायरनमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग ओवर टाइम। हाँ, मैं नहीं बना रहा, एनवायरनमेंट में अलाउ किया हुआ है। देखिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा फिर आप समझिएगा। टैक्सी ड्राइवर है, आपकी टैक्सी अपनी जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, खुद ब खुद हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरी टैक्सीज आ रही हैं, दूसरी कार्स आ रही हैं, बाइक्स आ रही हैं, साइकिल्स आ रही हैं, लोग वॉक कर रहे हैं। एनवायरनमेंट में खुद ब खुद चेंज हो रहा है, आप तो नहीं कर रहे। टाइम के हिसाब से खुद ब खुद चेंज हो रहा है। ये एनवायरनमेंट कहलाएगा डायनामिक एनवायरनमेंट। सही है। स्टैटिक एनवायरनमेंट क्या कहलाएगा? स्टैटिक एनवायरनमेंट क्या कहलाएगा कि जिसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होते। और सेमी डायनामिक एनवायरनमेंट क्या कहलाएगा? एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा टाइम के हिसाब से, लेकिन एजेंट की परफॉर्मेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। मतलब क्या है इसका कि फर्ज करें मेरी परफॉर्मेंस ये है कि मैं रूम को साफ करूं, तो अब देखिए कोई और आके उसमें चेंजेस नहीं कर रहा, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस की वजह से उसमें चेंजेस हो रहे हैं। कचरा कम हो जा रहा है, कचरा कम हो जा रहा है, डट साफ हो जा रही है, डट साफ हो जा रही है। देता हूं स्टैटिक एग्जांपल। डट साफ हो जा रही है, डट साफ हो जा रही है, ये कहलाता है सेमी डायनामिक एनवायरनमेंट। मतलब एजेंट की परफॉर्मेंस के हिसाब से आप एनवायरनमेंट में चेंजेस कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट क्या कहलाता है? सेमी डायनामिक। अगर एनवायरनमेंट में खुद से चेंजेस हो रहे हैं तो एनवायरनमेंट कहलाता है डायनामिक। एनवायरनमेंट कहलाता है डायनामिक। बोर्ड की एग्जाम्पल है, चेस के बोर्ड की एग्जाम्पल है कि वो स्टैटिक है, उसमें चेंजेस नहीं हो रहे। लेकिन जब मैं उसमें खुद मैं अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसमें चेंजेस करूंगा तो क्या होगा? सेमी डायनामिक। स्टैटिक एनवायरनमेंट की एग्जाम्पल क्या है? चेस का बोर्ड। उसमें खुद ब खुद चेंजेस नहीं हो रहे, लेकिन जब भी मैं उसमें कोई चेंजेस करता हूं तो मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से चेंजेस होते हैं, क्योंकि अगर मैं चेंजेस नहीं करूंगा तो जीतूंगा नहीं। तो वो एनवायरनमेंट कहलाएगा सेमी डायनेमिक। तो पहले शुरू में स्टैटिक था, जब मैंने उसमें चेंजेस किए तो वो क्या हो गया? सेमी डायनेमिक। तो एनवायरनमेंट या तो स्टैटिक होगा या डायनेमिक। यूजुअली एनवायरनमेंट डायनेमिक या सेमी डायनेमिक होता है।
स्टैटिक रहता नहीं है। स्टैटिक होता भी है अगर, तो उसमें यूजर की परफॉर्मेंस उसको सेमी डायनेमिक कर देती है। इसी तरीके से एक एनवायरनमेंट की कैटेगरी और है, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा एंड कंटिन्यूअस का वर्ड भी आपने सुना होगा। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि आपके एनवायरनमेंट में आपने लेवल्स बनाए हुए हो। लेवल्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी जीपी है, आपके ग्रेड आता है ना, ए, बी प्लस, बी, सी प्लस, सी, ये डिस्क्रीट लेवल्स हैं। जिस स्टूडेंट के 65 मार्क्स आए वो भी कहता है मेरा सी आया है, जिस स्टूडेंट के 60 मार्क्स आए वो भी कहता है सी आया है, जिस स्टूडेंट के 87 मार्क्स आए वो भी कहता है ए आया है, जिस स्टूडेंट के 99 मार्क्स आए वो भी कहता है कि ए आया है। ये लेवल्स हैं, इसको डिस्क्रीट कहते हैं। डिस्क्रीट लेवल्स डिफाइन कर दिया आपने। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आप खड़े हैं तो सिंगल पोजीशन काउंट होगी। चेस खेल रहे होते, चेस के अंदर आपके बोर्ड्स में लेवल्स बने हुए हैं, ब्लॉक्स, आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते। आपको पता होता है या तो आप यहां रखेंगे या यहां रखेंगे, या यहां रख सकते हैं या यहां रख सकते हैं। ये कहलाता है एनवायरमेंट, डिस्क्रीट एनवायरमेंट। टिक टैक टो खेलने 9 बॉक्सेस बने हुए हैं। कितने बॉक्सेस बने हुए हैं? 9 बॉक्सेस बने हुए हैं। अब वन बॉक्स में आप किसी भी पोजीशन पे रख दें, ऊपर रख दें, थोड़ा सा नीचे रख दें, बीच में रख दें, इस कॉर्नर पे रख दें, राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे, कहीं भी रख दें, वो कहलाएगा बॉक्स वन में ही। ये कहलाते हैं डिस्क्रीट एनवायरमेंट। कंटिन्यूस एनवायरमेंट क्या होते हैं? आप फ्रीली मूव करवा लें उसको कहीं पर भी। तो देखें, डिस्क्रीट एनवायरमेंट की एग्जांपल देता हूं। अगेन वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल ऐसी है कि वो दोनों कैटेगरीज में लाई कर सकती है। वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल ऐसी है कि वो दोनों कैटेगरीज में लाई कर सकती है। क्यों? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल ली थी कि जिसमें वैक्यूम क्लीनर ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ था, ए या बी में, तो अगर ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें वैक्यूम क्लीनर सिर्फ ब्लॉक वाइज मूव कर सकता है तो इन्वायरमेंट कहलाएगा डिस्क्रीट। लेकिन अगर आपके वैक्यूम क्लीनर को रूम में कहीं पर भी आने जाने की इजाजत हो तो इन्वायरमेंट क्या कहलाएगा? कंटिन्यूस। तो इन्वायरमेंट क्या कहलाएगा? कंटिन्यूस इन्वायरमेंट कहलाएगा। टैक्सी ड्राइवर, कंटिन्यूस इन्वायरमेंट, कहीं पर भी गाड़ी रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी उसने बोला है सिर्फ इसी ब्लॉक में रुकेगी, यहाँ नहीं रुक सकती, यहाँ नहीं रुक सकती। आपको पता है फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी इमरजेंसी ब्रेक लग सकता है। ये एनवायरमेंट कहलाएगा कंटिन्यूस एनवायरमेंट। क्रॉसवर्ड का एनवायरमेंट क्या है? डिस्क्रीट या कंटिन्यूस? क्रॉसवर्ड कंटिन्यूस है। एनीवन? क्रॉसवर्ड का एनवायरमेंट क्या है? कहीं पर भी प्लेस नहीं कर सकते बेटा, ब्लॉक्स में कर सकते हैं। आपने ब्लॉक्स बनाए हुए क्रॉसवर्ड के अंदर, हर कैरेक्टर का अलग अलग ब्लॉक बनाया हुआ है। शायद ये बात समझ में नहीं आई आपकी, दोबारा समझाऊंगा मैं। कोई और जवाब दे। मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिएगा, ये देखें, नहीं सारे गेम डिस्क्रीट नहीं होते, कार रेसिंग वाले गेम कंटिन्यूस हैं। ये देखिएगा, आप इस ब्लॉक में यहां बनाएं, यहां बना दें, यहां बना दें, यहां बना दें, डज इट मेक एनी डिफरेंस? उजैफा, कोई डिफरेंस होता है इसमें? ये कौन बनाता है ये? फिलहाल मेरी बात सुनिए आपने। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक गेम है, ये एक गेम है,
इस गेम के अंदर अगर मैं यहां बना दूं क्रॉस, बल्कि इसको यहां छोड़ें, यहां बना दूं, फर्ज करें मैं क्रॉस यहां बना दूं, या यहां बना दूं अपनी बारी, टिक टैक टो खेल रहा हूं मैं, या यहां बना दूं, या यहां बना दूं, कोई फर्क पड़ेगा? आप तो बोलेंगे सर ये इसी ब्लॉक में बना हुआ है। सही कह रहा हूं गलत? डज इट मेक एनी डिफरेंस कि अगर मैं इसको यहाँ कॉर्नर पे बना दूं, या ऊपर बना दूं, या नीचे बना दूं, या ऊपर बना दूं? आप ये कहेंगे सर ये तो आपने इसी ब्लॉक में बनाया है। अगर गेम ऐसा हो कि अगर मैं यहां बनाऊं, वो उसको आइडेंटिफाई कर सके कि सर ये इस जगह पे बना हुआ है। अब जैसे ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी यहाँ रुकेगी ना, अगर ये गाड़ी यहाँ रुकेगी तो आप बोलेंगे हाँ सर ये यहीं रुकी हुई है। ये गाड़ी लेकिन अगर यहाँ रुकेगी तो आप बोलेंगे सर ये यहाँ रुकी हुई है। ये कंटिन्यूस एनवायरमेंट है कि आपको फ्रीली मूव करने की इजाजत है। लेकिन चेस के अंदर जब आप चेस खेल रहे होते हैं, जब आप चेस खेल रहे होते हैं तो चेस के अंदर आपके पास ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं होता। ये एनवायरमेंट क्या कहलाता है? डिस्क्रीट एनवायरमेंट कहलाता है। और कंटिन्यूस एनवायरमेंट क्या कहलाता है? कि आपको फ्रीली मूव करने की इजाजत हो। हमने वो बनाया था अभी वैक्यूम क्लीनर, हमने कहा था भाई ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है, तो चूंकि हमने ब्लॉक ए और ब्लॉक बी कह दिया था, अब वैक्यूम क्लीनर कहीं पे भी खड़ा हुआ हो ब्लॉक ए में, हम कहेंगे वो ब्लॉक ए में खड़ा हुआ है, हम कहेंगे ब्लॉक ए में खड़ा हुआ है। आपकी परसेंटेज क्या है? कंटिन्यूस है। आप अपनी परसेंटेज में जब मैट्रिक में किसी का 81 आई थी तो वो 81 बताए, और जिसने 89 आई थी 89 बताए। तो अगर ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं तो ये कंटिन्यूस है। लेकिन जब आप कहते हैं A1 आया था, तो अब चाहे 99 मार्क्स आए हो चाहे 81 मार्क्स आए हो, दोनों क्या है? एक ही कैटेगरी में लाए कर रहे हैं। आपकी जीपीए जो है वो क्या है? डिस्क्रीट। आपकी कम्युलेटिव जीपीए जो है वो क्या है? कंटिन्यूस। आपकी कोर्स की जो जीपीए है वो क्या है? डिस्क्रीट। क्योंकि जिसके 87 मार्क्स आते हैं वो भी बोलता है ए आया है, जिसके 99 मार्क्स आते हैं वो भी बोलता है ए आया है। इज इट क्लियर? क्लियर है? अच्छा, सिंगल वर्सेस मल्टी एजेंट क्या है? सिंगल एजेंट क्या होता है कि भाई आपका एनवायरनमेंट जो है वो सिंगल एजेंट पे काम कर रहा है या मल्टी एजेंट पे काम कर रहा है। मतलब क्या है कि आपके एनवायरनमेंट में एक से ज्यादा एजेंट है। क्रॉसवर्ड सिंगल एजेंट है, एक सिंगल प्लेयर खेल रहा होता है। चेस जो है वो मल्टी एजेंट है, उसमें 2 एजेंट्स होते हैं। कार रेसिंग गेम में मल्टी एजेंट भी हो सकता है, सिंगल एजेंट भी हो सकता है। सही है, ये डिपेंड करता है। तो अगर मल्टी एजेंट है तो उसमें 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक कहलाता है कॉम्पिटिटिव, एक कहलाता है कोऑपरेटिव। मल्टी एजेंट कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि चेस जो है एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, कॉम्पीट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो ये मल्टी एजेंट कहलाता है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव, ठीक है। कोऑपरेटिव मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट क्या कहलाता है? जिसमें होते तो मल्टी एजेंट है लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सपोर्ट कैसे कर रहे होते हैं? जैसे टैक्सी ड्राइवर एक दूसरे को एक्सीडेंट से बचा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे को एक्सीडेंट से बचा रहे होते हैं, तो ये एनवायरनमेंट इस तरह से होता है, ठीक है भाई। तो